आर्टिकल 370 की हियरिंग में पिटिशनर्स ने पूरे 9 दिन लेने के बाद अपने आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड कर दिए हैं। इन 9 दिनों में सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के इंटरप्रिटेशंस, एक्ट्स और बिल्स की वैलिडिटी, प्रेसिडेंट की पावर्स और कई सारे मुद्दों पर सवाल किए गए हैं, जिनका फैसला बेंच को करना है। 9 दिन के बाद अब बेंच रिस्पोंडेंट्स के आर्ग्यूमेंट सुन रहा है, जिसमें हमें इस केस को एक दूसरे नजरिए से देखने का मौका मिलेगा। लेकिन पिछले 9 दिनों में जो आर्ग्यूमेंट्स आर्टिकल 370 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए, उसे याद रखने के लिए लॉ चक्रा हैज ब्रॉट टू यू दिस वीडियो containing the major highlights of each day and memorable quotes। पर उससे पहले आइए एक बार देख लेते हैं कि ये मामला कहां से शुरू हुआ और क्यों। सुप्रीम कोर्ट के पास बैच ऑफ पिटीशंस ऑल रिलेटेड टू आर्टिकल 370 पहुंची, जो कि 2019 में चेंज हो गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर। इस चेंज की वजह से इंडिया के सभी लॉज जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई हो गए। जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था, तब जम्मू एंड कश्मीर थोड़ा स्पेशल था। वहाँ के लीडर महाराजा हरि सिंह ने इंडिया का पार्ट होने के लिए हामी भरी, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ, जिन्हें लिखा गया एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये वही टाइम था जब इंडिया 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा था, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। ये दोनों ही कंट्रीज अपने आप में महान थी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर श्योर नहीं था कि किसे ज्वाइन करे। The act provided that a state shall be deemed to have acceded to a dominion if the Governor General of that dominion had signified his acceptance of an instrument of accession executed by the ruler of the state। पर जम्मू एंड कश्मीर ने एक बार में डिसाइड नहीं किया। उन्होंने दोनों देशों से बात की और अंत में उन्होंने कहा कि वो इंडिया को ज्वाइन करेंगे। अब इसमें भी एक कैच है। महाराजा ने पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन इंडिया ने ऐसा कोई भी एग्रीमेंट साइन करने से मना कर दिया। बाद में लोकल प्रोटेस्ट और पाकिस्तानी फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट के बाद महाराजा ने इंडिया से जुड़ने का फैसला किया, लेकिन कंडीशंस के साथ। वो ये एश्योर करना चाहते थे कि उनके कनेक्शन का ये मतलब नहीं है कि वो इंडिया के फ्यूचर लॉज को फुल एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। Article 370, which was a temporary rule added to the India's constitution back in 1947, gave the region of Jammu and Kashmir a unique status within the country। और इसी की एब्रोगेशन के बाद कई सारी पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई, जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कर रहा है। इस केस में जो प्रिलिमिनरी इश्यूज रेज किए गए वो कुछ ऐसे हैं। फर्स्ट, जिस तरह से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया वो अनफेयर था, जो कि कोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एंड द रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट जाता है। सेकंड, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर CO 272 को रॉन्गली यूज किया गया टू चेंज 370। थर्ड, आर्टिकल 371 सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेसिफिक पार्ट्स को परमिट करता है टू अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर, बट डज नॉट क्रिएट न्यू रूल्स और फुल्ली रिप्लेस इट्स लॉज। फोर्थ, changing Article 367 to nullify Article 370 was not done the right way। फिफ्थ, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर CO 272 में मेंशन्ड एग्रीमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स से मैच होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। सिक्स्थ, द परमिशन फॉर CO 272 was invalid due to legal restrictions। सेवेंथ, स्टेट असेंबली के पास पावर नहीं थी टू चेंज आर्टिकल 370। एट्थ, प्रेसिडेंट रूल के दौरान चेंजेस करना अलाउड नहीं है। नाइन्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, splitting Jammu and Kashmir into 2 union territories might have broken constitutional rules about statehood। इतने सारे इश्यूज रेज करने के बाद पिटिशनर्स ने इन पर अपने डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स भी दिए हैं। 9 दिन तक चले पिटिशनर्स के आर्ग्यूमेंट्स कुछ ऐसे रहे। डे 1 पर हियरिंग के शुरू होने के बाद एक पिटिशनर को रिप्रेजेंट करते हुए कपिल सिब्बल ने इस हियरिंग को हिस्टोरिक कहा। साथ ही हमें सिब्बल और कोर्ट को डिफरेंट साइड्स पर देखने का मौका मिला on the issue of whether clause 3 of article 370 of India remains applicable after the constituent assembly of Jammu and Kashmir ceased to exist in 1957। क्योंकि कोर्ट और सिब्बल इस पर एग्री नहीं हो पा रहे थे कि क्या आर्टिकल 370 ने परमानेंट कैरेक्टर एज्यूम कर लिया है। कोर्ट ने कहा कि वो डिटरमाइन करेंगे whether the instrument of accession and its conditions remains enforceable irrespective of the legislative powers exercised by India। इसके बाद डे 2 पर भी सिब्बल और कोर्ट के बीच इस बात पर बहस चलती रही कि क्या आर्टिकल 370 ने परमानेंट कैरेक्टर अटेन कर लिया है। डे 1 की हियरिंग में ऐड करते हुए ये देखा गया
कि whether the Constitution of Jammu and Kashmir gave permanency to Article 370 of the Indian Constitution, जहां एक और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आर्ग्यू किया कि आर्टिकल 370 कभी भी एब्रोगेट नहीं किया जा सकता। बेंच ने सोचा whether Article 370 could be considered basic structure of the Indian Constitution or, as the CGI put it, a new category over and above the basic structure। सिब्बल ने इस क्वेश्चन के साथ इंगेज करने से मना कर दिया और बेंच को बताया कि उनका सबमिशन बस इतना है कि आर्टिकल 370 के लिए जो प्रोसीजर लेड डाउन है उसमें इसकी एब्रोगेशन का मैकेनिज्म कंटेन नहीं है। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को एक्सप्लेन किया बिफोर चेंजिंग आर्टिकल 370। He stated, Legislative Assembly of Jammu and Kashmir cannot exercise the amendment power under clause 3 of Article 370. That is why the Parliament converted the Legislative Assembly into a constituent assembly of the state. Doing so is unheard of. A legislature cannot arrogate to itself a power which it does not have. Day 3 पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कपिल सिब्बल ने डिस्कस किया कि क्या जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए सफिशिएंट था टू कंफर्म देयर चॉइस ऑफ स्टेइंग विद इंडिया अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 370। उन्होंने डिबेट किया कि इस कंफर्मेशन का ये मतलब है कि आर्टिकल 370 उस अरेंजमेंट का एक परमानेंट पार्ट है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सजेस्ट किया कि शायद पार्लियामेंट को स्टेप इन करने की जरूरत थी, लेकिन सिब्बल ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। He pointed out that unlike other states, Jammu and Kashmir had more independent powers because it held residual authority. आर्टिकल 373 ये क्लियर करता है कि सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही आर्टिकल 370 का रिमूवल रिकमेंड कर सकती है, और साथ ही उन्होंने आर्टिकल 367 को इंटरप्रिटेशन का गाइड बताया और कहा कि इसे आर्टिकल 370 को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से चेंज करने के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए। He highlighted that a change was made through Article 367, where the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was replaced with the Legislative Assembly in Article 370. सिब्बल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑर्डर CO 272 एक स्नीकी वे था टू मेक लॉज, लेकिन कोर्ट उनके इस आर्ग्यूमेंट से परसुएट नहीं हुआ। इसी के साथ ही कंक्लूडेड हिज आर्ग्यूमेंट्स। फोर्थ डे में सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम ने अपने आर्ग्यूमेंट शुरू किए, ये कहते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं थ्रू द पैसेज ऑफ आर्टिकल 370। उनके आर्ग्यूमेंट्स के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे पूछा कि एड्रेस कीजिए कि एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का मेंशन आर्टिकल 370 में क्यों नहीं मिलता। उनके पूरे आर्ग्यूमेंट्स जानने के लिए यू कैन चेक द वीडियो सेक्शन ऑफ लॉ चक्रा। जफर शाह ने भी आर्ग्यूमेंट्स डे 4 पर शुरू किए। जम्मू एंड कश्मीर बार काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 प्रिज्यूम करता है कि महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया, retained sovereignty in terms of exercising residuary powers for the state, while India was conferred with the sovereign powers to make laws for matters specified in the instrument of accession. He remarked, what accession really means is that de facto the Union of India is in the possession of the state of Jammu and Kashmir, but de jure the sovereignty is not transferred to the Union of India in terms of residuary powers of the state. अगले दिन जफर शाह ने अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंटिन्यू रखा और ऐड किया कि आर्टिकल 370 को ऐड किया गया था टू मेंटेन द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि स्टेट पूरी तरह से इंडिया से इंटीग्रेट नहीं हुआ था। लेकिन बेंच ने कहा कि ऐसा नहीं है, इंटीग्रेशन कंप्लीट और सर्टेन था। जस्टिस खन्ना आस्क्ड व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपीरियर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। शाह रिप्लाइड that of course it is the constitution of India. शाह ने आर्ग्यू किया कि जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर के पास पावर नहीं थी कि वो सीरीज ऑफ एक्ट्स को कैरी आउट कर सके, फिर चाहे वो प्रेसिडेंट रूल को रिकमेंड करना हो या फिर जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को डिसॉल्व करना। When the Chief Justice of India stated that there is a restraint in the power of the parliament to make laws for the states, but it does not bestow sovereignty upon them. Shah replied that while these fetters on the parliament's power to make laws, vice versa, other states is a matter of concession. For Jammu and Kashmir, it is a matter of right which flows from Article 370. And the hearing concluded for the day. Day 6 की शुरुआत हुई एडवोकेट डॉक्टर राजीव धवन के आर्ग्यूमेंट से,
जहां पर उन्होंने बताया कि अगर एक बार इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को महाराजा ने साइन कर दिया है तो ट्रांसफर ऑफ एक्सटर्नल सॉवरेनिटी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मर्जर एग्रीमेंट की एब्सेंस में जम्मू एंड कश्मीर की इंटरनल सॉवरेनिटी नहीं खोई। He told the bench that Article 370 represents two powerful democratic movements, one of the people of India and other of the people of Jammu and Kashmir. हियरिंग कंक्लूड करते हुए उन्होंने बेंच से कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर का है, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की लाइट में पढ़ना चाहिए। आर्टिकल 370 was never intended to be permanent. It is a temporary provision. The entire burden of the applicability of Article 370 was left to the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir. These were the words of senior advocate Dushyant Dave on day 7 of the hearing. हेयरिंग के दौरान बेंच ने उनके इस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया कि आर्टिकल 373 डेड है और देयर मस्ट बी लॉजिकल कंसिस्टेंसी बिटवीन द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 371, 2 and 3. Either all of it remains or they perish together. दवे के ओपिनियन में आर्टिकल को एब्रोगेट करने के लिए दिया गया एग्जीक्यूटिव का रीजन नेशनल सिक्योरिटी रेलिवेंट नहीं था और ये एक्सरसाइज अनरीजनेबल थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फिर उनसे पूछा कि क्या वो एग्जीक्यूटिव एक्शन पर जुडिशियल रिव्यू को इनवाइट कर रहे हैं। पूरे दिन में एडवोकेट शेखर नफादे हैज आल्सो आर्ग्यूड। ही कंटेंडेड howsoever widely the powers under Article 371D are interpreted, the core parts of the Constitution of Jammu and Kashmir will prevail because it was the sole creation of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir. अब आते हैं डे 8 की हियरिंग पर। डे 8 को सीनियर एडवोकेट दिनेश द्विवेदी ने सबमिट किया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के 1957 में कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद आर्टिकल 370 ऑब्सोलीट हो चुका है। कोर्ट ने उन्हें कॉशन किया कि ऐसा आर्ग्यूमेंट सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा सकता है क्योंकि ये इम्प्लाई करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में 1957 के बाद कोई भी बदलाव जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई नहीं होंगे। उन्होंने कोर्ट को एक्सप्लेन किया कि कैसे जम्मू एंड कश्मीर का एसेशन टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया बाकी प्रिंसली स्टेट से अलग है। ये डिफरेंस आर्टिकल 238 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हाईलाइटेड है, जो कि प्रिंसली स्टेट्स पर अप्लाई होता है लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पर नहीं। द्विवेदी further submitted, Kashmir was different both in terms of accession to the dominion of India, where it ceded at different times as an independent state or a nation, and it was different in the sense that it did not merge unlike other princely states. उन्होंने बेंच से एक सवाल भी पूछा और वो सवाल था, Our thinking is one nation, one constitution, but where is that prescribed in the Constitution of India? उनके आर्ग्यूमेंट के बाद बारी आई सीनियर एडवोकेट चंदेर उदय सिंह की। सिंह ने अपने आर्ग्यूमेंट्स द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 तक ही लिमिटेड रखे। उन्होंने बेंच से कहा कि रीऑर्गेनाइजेशन का जो इशू है दैट इज लॉस ऑफ स्टेटहुड एंड बाइफर्केशन, ये सेपरेट है फ्रॉम द इशू ऑफ डी ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ आर्टिकल 370। इसी तरह सीनियर एडवोकेट संजय पारिक रिप्रेजेंटिंग पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज सबमिटेड The people of Kashmir came together and gave themselves a manifesto called the Naya Kashmir. In the manifesto, they said they want a constitution and an economic plan for Kashmir. The Jammu and Kashmir constitution is a reflection of that manifesto. आखिरी दिन यानी कि डे 9 पर पिटिशनर को रिप्रेजेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट नित्या रामाकृष्णन ने अपने आर्ग्यूमेंट्स कमेंट्स किए। सॉवरेनिटी पर बोलते हुए शी आर्ग्यूड कि ये मल्टी टायर डेमोक्रेसी का बेसिक फीचर है और आर्टिकल 370 विल ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को विल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया के साथ मर्ज करता है। शी रिमार्क्ड, इवन इफ जम्मू एंड कश्मीर फ्लोज विथ मिल्क एंड हनी, द आर्ग्यूमेंट दैट इन ऑर्डर टू सिक्योर पीपल देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड डेवलपमेंट वी हैव टू डिस्ट्रॉय देयर एंटिटी एंड स्टेटहुड इज एन अनएक्सेप्टेबल आर्ग्यूमेंट। इसी दौरान अरुणाचल प्रदेश से एक इंटरवीनर की एप्लीकेशन सबमिट करते हुए Advocate Manish Tiwari spoke about the possible implications of the case on special provisions for various states in northeastern states. पर वहाँ मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एश्योर किया कि यूनियन गवर्नमेंट क्लियर है with the distinction between temporary provisions under Article 370 and special provisions with regard to other states which includes the northeast. और यूनियन गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं है कि स्पेशल प्रोविजंस के किसी भी पार्ट को टच करे जो कुछ स्टेट्स और टेरिटरीज को मिले हैं। डे 9 पर सीनियर एडवोकेट
गोपाल शंकर नारायणन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बीच एक डिस्कशन ऑन वेदर आर्टिकल 370 हैड वर्कड इटसेल्फ आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 1957 भी देखने को मिली। काउंसिल सबमिटेड दिस deoperationalization of Article 370 is an encroachment on something we cherish the most. Our Constitution of India, Kashmir is just an avenue. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वंडर किया कि क्या आर्टिकल 372 डीऑपरेशनलाइजेशन के सीड्स कंटेन करता है और क्या वो पूरे आर्टिकल को इनइफेक्टिव बना सकता है वंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज फॉर्म्ड। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये भी सवाल किया कि जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन क्यों नहीं है। इसी के साथ डे 9 की हेयरिंग भी कंक्लूड हो गई। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अब सभी पिटिशनर्स के आर्ग्यूमेंट्स सुन लिए हैं। अब इस मामले को और गहराई से जानने के लिए दे आर लिसनिंग टू द रिस्पोंडेंट्स। होपफुली रिस्पोंडेंट की हेयरिंग भी जल्दी ही खत्म हो जाएगी एंड सुप्रीम कोर्ट विल बी देयर विद इट्स वर्डिक्ट। So, this was a little effort which Law Chakra has done for you to compile the petitioner's argument for easy understanding. Do tell us your response and keep supporting us.